हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और इस वाली वीडियो में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के नोट्स प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको मेरे नोट्स थोड़े से भी पसंद आते हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो वो है वायु का प्रभाव। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि मैंने हर एक प्रॉपर्टी में दोनों, यानी कि जो क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, जो कि एस ब्लॉक के अंदर आती है, दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप करोगे तो आपको आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एग्जाम में गलत लिखोगे। सो प्लीज़ वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। सो स्टार्ट करते हैं कि वायु का प्रभाव। तो क्षार धातुएं वायु के प्रति अत्यंत अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। जो क्षार धातुएं होती है, यानी कि जो लिथियम वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, वायु के साथ अत्यंत अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। इन धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ने पर, अगर अपन इन मेटल्स को वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे, इनकी सतह पर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनेट बन जाने के कारण ये धातुएं मलिन हो जाती है। वायु के साथ अभिक्रियाशीलता परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। देखो इसमें क्या है, ये वायु के साथ सबसे पहले तो ये रिएक्शन करती है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशीलता है। और सेकेंड कि अगर इनको खुला छोड़ देंगे अपन वायुमंडल में, तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की क्या हो जाएगी, इनकी लेयर जम जाएगी और क्या हो जाएंगे, ये धातुएं मलिन हो जाएगी। वायु के साथ अभिक्रियाशीलता परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वायु के साथ जो अभिक्रिया करने की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखो जो एम है, यहाँ पे जो F4M लिख रखा है, एम की जगह जो सारी मेटल्स है, जो सारी क्षार धातुएं हैं, उनके लिए लिख रखा है। तो 4M + O2, यानी कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये क्या बनाएगी, ऑक्साइड, यानी कि 2M2O। फिर वापस जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बनाएगी 4MOH, यानी कि हाइड्रोक्साइड। फिर अगर ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगी तो ये M2CO3 यानी कि कार्बोनेट बनाएगी और H2O को रिलीज करेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी इनकी रिएक्शन। क्षारीय मृदा धातु के बेरिलियम व मैग्नीशियम पर वायु का कम प्रभाव पड़ता है। अब जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, उनके अंदर जो एलिमेंट बेरिलियम और मैग्नीशियम है, उन पर क्या होता है, वायु का कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो Ca और Sr यानी कि जो कैल्शियम और स्ट्रोंटियम होते हैं, वो वायु के संपर्क में तुरंत मलिन पड़ जाते हैं। इनकी जो है वो वायु के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं, तुरंत मलिन पड़ जाते हैं। तथा जो बेरियम होता है वो क्या हो जाता है, जल उठता है। तो ये पूरी जो क्षारीय मृदा धातु है उसके बारे में बता रखा है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, H2O के साथ। तो जो क्षार धातुएं होती है, तो क्षार धातुओं के आयनन विभव अत्यंत कम होने के साथ तीव्रता से क्रिया करके ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। इनका जो आयनन विभव कम होता है तो जो वो क्या करते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे। तो देखो 2Na + H2O, जब सोडियम जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तथा क्या करेगा, H2O को रिलीज करेगा, यानी कि हाइड्रोजन को उत्पन्न करेगा। अब देख लेते हैं क्षारीय मृदा धातु है। तो क्षारीय मृदा धातुओं के आयनन विभव क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होते हैं। आयनन विभव जो होता है क्षारीय मृदा धातुओं का, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये धातुएं भी जल के साथ हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। बेरिलियम उबलते हुए जल से या भाप से धीरे धीरे, किंतु मैग्नीशियम सरलता से क्रिया करता है। देखो इनमें जो है हर एक एलिमेंट अलग अलग तरीके से इसके साथ रिएक्शन करता है। यानी कि जो बेरिलियम है वो क्या है, जब जो उबलता हुआ जल होता है उससे या फिर भाप से जो है धीरे धीरे करता है क्रिया। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो क्या होता है, वो जल्दी ही क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। कैल्शियम ठंडे जल से धीरे धीरे, जबकि जो स्ट्रोंटियम होता है वो सरलता से क्रिया कर लेता है। ठीक है, सभी एलिमेंट अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, मैग्नीशियम जो है वो जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि जो हॉट वाटर है उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, MgOH बनाएगा तथा हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। यहाँ पे जब कैल्शियम जो रिएक्शन करेगा तो ये जो ठंडे वाटर के साथ, यानी कि जो कोल्ड वाटर रहता है उसके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है नाइट्रोजन के साथ क्रिया, यानी कि N2 के साथ रिएक्शन। तो जो समूह 1 है, यानी कि उसमें क्या होते हैं, लिथियम जो होता है वो सामान्य ताप पर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर नाइट्रोजन से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, ये है ग्रुप फर्स्ट की बात, यानी कि इसमें जो लिथियम होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। कैसे, जो 6 लिथियम लेंगे, एक मतलब नाइट्रोजन लेंगे,
जो और फिर क्या होगा, ये 2 लिथियम यानी कि 2Li3 नाइट्राइड यानी कि लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। ठीक है, इस समूह के अन्य तत्व केवल सक्रिय नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड M3N बनाते हैं। ये सब नाइट्राइड जल अपघटित होकर अमोनिया गैस देते हैं। जब ये नाइट्राइड बन जाते हैं तो ये नाइट्राइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेंगे, अमोनिया गैस देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर M3N जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो 3MOH बनाएगा और क्या करेगा, अमोनिया गैस यानी कि NH3 देगा। ठीक है, ये हो जाएगी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन क्षार धातुओं की। अब आती है क्षारीय मृदा धातुएं यानी कि जो समूह 2 है। ठीक है, तो समूह 2 के तत्व नाइट्रोजन की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर नाइट्राइड M3N2 देते हैं तथा नाइट्राइड बनाने की यह प्रवृत्ति परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे घटती जाती है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इनकी जो नाइट्राइड बनाने की प्रवृत्ति है वो कम होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे देखो 3M + 2N2, तो ये M3N2 बनाएंगे। ये समूह 2 यानी कि जो बेरिलियम मैग्नीशियम वाली जो रो है उसके लिए है। ये सभी रंगहीन क्रिस्टलीय आयनिक ठोस है जो शीघ्रता से जल अपघटित होकर अमोनिया गैस दे देते हैं। ये जो होते हैं, जो क्षारीय मृदा धातु जो रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाती है, ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं और आयनिक ठोस होते हैं, जो क्या करते हैं, जल्दी ही जल अपघटित होकर क्या कर देते हैं, अमोनिया गैस दे देते हैं। M3N2 यानी कि जब ये नाइट्राइड के अपन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, 3MOH2 बनाएगा तथा NH3 गैस दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अमोनिया गैस दे देंगे। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कार्बोनेट। कार्बोनेट यानी कि क्षार धातुएं, जब अब कार्बोनेट कैसे, तो क्षार धातुएं M2CO3 प्रकार के कार्बोनेट बनाती है जो जल में विलय होते हैं और जल अपघटन पर क्षारीय विलयन देते हैं। देखो जो क्षार धातुएं होती है वो क्या करती है, यानी कि अगर देखो इस रिएक्शन से पता चल जाएगा, जो सोडियम है यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है, जब सोडियम कार्बोनेट जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और क्या देगा, H2CO3 यानी कि ये क्या करेगा, एक क्षारीय विलयन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये उच्च ताप पर भी स्थायी होते हैं और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ इन कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मतलब हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं, स्थायी होते हैं और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ इन कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व भी बढ़ता जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी ये क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। क्षारीय मृदा धातुएं जो होती है वो MCO3 प्रकार के कार्बोनेट बनाती है। ये इस तरीके के कार्बोनेट बनाती है। ये जल में अविलय होते हैं, इनके जस्ट अपोजिट की ये जल में अविलय होते हैं। इनका निर्माण इनके किसी विलय लवण में के विलयन में सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट डालकर किया जा सकता है। देखो ये क्या है, इनका जो निर्माण है वो कैसे होता है, इनके ही कोई से जो विलय लवण है उसके विलयन में सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट डालकर इसका किया जाता है, विलयन बनाया जाता है। फिर देख लो यहाँ पे CaCl2 जब Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3 और NaCl3 निकल जाएगा। यहाँ पे देखो जो फिफ्थ पॉइंट है वो है मरकरी के साथ रिएक्शन, Hg, मरकरी मतलब Hg जिसको अपन पारा बोलते हैं। तो क्षार धातुएं मरकरी के साथ संयोग करके अमलगम बनाती है। ठीक है, यहाँ पे Na + Hg = NaHg, यहाँ पर सोडियम अमलगम बनेगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जल्दी मैं अपने चैनल में अपलोड करूंगी, सो प्लीज़ उसको भी चेकआउट कीजिए। और बाकी बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सो प्लीज़ उनको भी चेकआउट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।